तो आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ सेक्टर 36 मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मूवीज़ के सबसे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले मिलते रहे। मूवी की शुरुआत होती है और हमें प्रेम नाम के आदमी को दिखाता है, जो कि केबीसी देख रहा होता है। प्रेम को केबीसी बहुत ही पसंद होता है, इसीलिए वो हर रोज केबीसी 8 बजे देखता है। थोड़ी देर के बाद ही प्रेम के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। मालूम चलता है कि प्रेम जो है वो दिल्ली में रहता है और उसका पूरा परिवार एक छोटे से गांव में। प्रेम के परिवार में उसकी वाइफ के अलावा एक 6 साल का बेटी होती है और साथ ही उसकी वाइफ फिलहाल प्रेग्नेंट है। इसीलिए प्रेम हर रोज अपनी वाइफ के पास कॉल करके उसके हालचाल पूछते रहता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद प्रेम के असल काम के बारे में मालूम चलता है। प्रेम तुरंत ही छत पर जाता है, जहां पर उसने एक स्कूल की लड़की को किडनैप करके रखा था। यहाँ पर प्रेम उस लड़की को बेरहमी से मार देता है और उसके बॉडी को पार्ट्स में बदल देता है। अब आगे में फिल्म के लीड कैरेक्टर रामचरण पांडे के बारे में बताया जाता है, जो कि इस एरिया के एसआई होता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ के अलावा उसकी भी एक छोटी सी बच्ची होती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा होता है। वो हर रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है और स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर कि हम पुलिस के बोर्ड पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स को देखते हैं। मालूम चलता है कि इस एरिया से कई सारे बच्चे गायब हो चुके हैं और उन्हें पुलिस भी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस का कहना है कि दरअसल में यह सारे बच्चे गायब नहीं हुए हैं, बल्कि यह खुद ही अपनी मर्जी से इस जगह से भाग गए हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के बारे में बताने आया था। वो कुछ दिन पहले से ही गायब हो चुकी है और उसके बारे में उन्हें अब तक कुछ मालूम नहीं चला है। लेकिन हमेशा की तरह एसआई पांडे इस केस को इन्वेस्टिगेट तो छोड़िए, एफआईआर भी नहीं लिखता, क्योंकि वह मिसिंग वाले केस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। यहाँ वो पिता जो होता है वो अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर फोटो लगाकर चले जाता है। तभी हम कुछ बच्चे को क्रिकेट खेलते हुए देख पाते हैं। बॉल जो है वो नाले में चले जाती है। तभी वहाँ पर अली नाम का लड़का उस बॉल को लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर वो नाले में कटे हुए हाथ को देखता है, जो कि पूरी तरह से कंकाल में बन चुका था। वो तुरंत ही पुलिस वाले को बुला लेते हैं। पुलिस वालों को मानना यही था कि शायद यह बंदर का हाथ होगा, लेकिन यहाँ पर जो एसआई पांडे है उनका मानना यह है कि यह नाला जो है वो बहुत दूर से आ रहा है, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि यह हाथ हमारे एरिया का नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया से तो किसी का भी हाथ गायब होने का कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। और एसआई पांडे अली को 100 रुपये इनाम देते हैं। वहीं दूर से ये सारी चीजें प्रेम भी देख रहा होता है। अब रात को हम देखते हैं कि अली के घर में अंडे खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसके अब्बू उसे अंडे लाने के लिए भेज देता है। तभी हमें मालूम चलता है कि प्रेम बाजू में ही रहता है। जब अली अंडे लाने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में उसे प्रेम मिलता है। प्रेम उसे कुछ चॉकलेट देता है और इसी बहाने से उसे किडनैप कर लेता है और तुरंत ही वो उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अली प्रेम के घर पे बंधा हुआ था। अली उसे बोलता है कि मेरे पिता के पास बंदूक है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेम उसे कहता है कि तू बचने वाला नहीं है, तेरे बॉडी को मैं बहुत सारे पार्ट्स में काट दूंगा, तुझे बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अब यहाँ से कहानी 1983 में पहुँच जाती है, जहाँ पर हमें प्रेम का बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मामा के साथ रह रहा था। उसके मामा बहुत ही खराब इंसान था। वो प्रेम के साथ उल्टी सीधी हरकतें किया करता था। वहीं उसके मामा एक कसाई था और उसका एक मीट शॉप भी था। वहीं जब दुकान पे सारे लोग चले जाते थे तो उसके मामा शटर डाउन करके उसके साथ बहुत ही गलत काम किया करता था। वहीं एक दिन उसके मामा ऐसा ही करता है, जब सारे लोग उसके दुकान से चले जाते हैं तो उसके मामा शटर डाउन करके प्रेम के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा था। लेकिन इस बार प्रेम आवाज उठाता है, लेकिन उसके मामा नहीं मानता, तो प्रेम खंजर उठाकर अपने मामा को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हर रोज की तरह प्रेम अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और जब वो दोनों
बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रेम के पास छोटे लाल नाम के कंपाउंडर का कॉल आता है। तब प्रेम तुरंत ही उसे मिलने के लिए चले जाता है। मालूम चलता है कि प्रेम दरअसल में छोटे लाल को इन बच्चों का ऑर्गन्स देता है, बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो यह बात तो साफ थी कि प्रेम के साथ छोटे लाल भी शामिल है। छोटे लाल को ऑर्गन्स देने के बाद जो बॉडी बचती है उसका प्रेम या तो उन्हें दफना देता है या फिर उन्हें नाले में फेंक देता है और घर की पूरी तरह से सफाई भी कर देता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रेम जो है वो बस्सी नाम के एक बहुत बड़े आदमी के घर पर नौकर का काम कर रहा होता है, लेकिन बस्सी अक्सर अपने घर पर नहीं रहता है, वो अक्सर बाहर ही रह रहा होता है। अब यहाँ पर दूसरे सीन में हम हरियाणा में करनाल के सीन देख पाते हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बस्सी जो है वो यहीं पर रह रहा होता है, जो कि एक बुजुर्ग आदमी है और वो अपनी पोती के साथ ही गंदी हरकतें करने की सोच रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बस्सी जो है वो एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, लेकिन वो बहुत ही अमीर भी है, इसलिए पुलिस वाले से उनकी अच्छी दोस्ती है। अब आगे हमें एक छोटे से परिवार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम झुमकी होती है, ये लोग नवरात्रि के फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि प्रेम ने आज तक बहुत सारे बच्चे को मार चुका है। उनके ऑर्गन्स को बेचकर उनके पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें नाले में बहा दिया है, कुछ के तो वो दफना भी दिया है। जो बच्चे लापता होता है वो आज तक उनके पेरेंट्स को नहीं मिल पाते हैं क्योंकि प्रेम ने उन्हें जान से मार दिया होता है। अब जब झुमकी नवरात्रि के फेस्टिवल में होती है तभी उसके पास एक कॉल आता है, तो झुमकी उस आदमी से बात करने के लिए चली जाती है। साथ ही हमें मालूम चलता है कि रामलीला के मैदान में यहाँ एसआई पांडे जो है वो रावण का रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहीं पर उनकी पूरी फैमिली भी मौजूद होती है। तब यहाँ पर हम प्रेम को भी देख पाते हैं, जो कि रावण के मुखौटे पहनकर यहाँ पर आया हुआ होता है। वही कंपाउंडर छोटे लाल भी एक एम्बुलेंस की छोटी वैन लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि एसआई पांडे को रावण का रोल प्ले करने में बहुत ही मजा आ रहा होता है और वो मेकअप रूम में मेकअप कर रहा होता है। तभी वहाँ पर झुमकी के पिता आते हैं। यहाँ पर आकर वो पांडे से कहने लगता है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे ढूंढो। लेकिन पांडे कहता है कि हमेशा की तरह इस झोपड़ी से बच्चे गायब नहीं बल्कि इस जगह से भाग रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही छोटा सा जगह है। वह शख्स यहाँ एसआई पांडे से बोलता है कि अगर बात तुम्हारी बेटी की होती तब तुम क्या करते। यह सुनकर एसआई पांडे उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ से तुरंत ही भगा देता है। अब रावण का प्ले करने के बाद एसआई पांडे अपनी वाइफ के पास जाता है और वहाँ पर वो पूछता है कि बेटी कहाँ पर है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो टॉयलेट गई है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। तब वो लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनकी बेटी वहाँ पर उसे नजर नहीं आ रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि प्रेम ने उसकी लड़की को किडनैप कर लिया है और वो उसे कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है। तभी पांडे की नजर प्रेम पर पड़ता है और वो उसे जोर से चिल्लाने लगता है। यह सुनकर प्रेम उसकी बेटी को वहाँ पर छोड़कर भागने लगता है। वहीं प्रेम के दोस्त उसके बेटी को छोटे लाल के एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर पांडे प्रेम को पकड़ने लगता है, लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद वो उसे पकड़ नहीं पाते। इधर प्रेम अपने घर आते हैं और वो घबराते हुए अलमारी में से सदाबहार तराने की एक कैसेट निकालता है और वो तुरंत ही उसे अपनी वाइफ के पास भेज देता है। वहीं एसआई पांडे भी तुरंत ही हॉस्पिटल आता है, जहां पर कि उसकी बेटी पूरी तरह से सेफ थी। लेकिन एसआई पांडे की वाइफ उसे बोलती है कि क्या तुम उस आदमी को पकड़ पाए, क्योंकि उस आदमी ने हमारी बेटी को किडनैप करने के बारे में सोचा है। अगर हमारी बेटी ही यहाँ पर सेफ नहीं है तो तुम किस चीज की पुलिस हो, दम है तो तुम उसे पकड़ कर लाओ। ये सब सुनकर पांडे को बहुत ही बुरा लगता है। आज तक जितनी भी लड़कियां मिसिंग हुई है, जितनी भी बच्चे मरी है, उनमें से अगर उसकी बच्ची भी निकल जाती तो वो क्या करता। इसी के बारे में सोचकर पांडे को यहाँ पर आँख खुल जाता है। अब वो हर मिसिंग केस को बहुत ही सीरियसली फॉलो करने लगता है।
अगले दिन पांडे उसने झुमकी के पिता को भी अपने पास बुला लिया था। झुमकी के पिता ने उसे बताया था कि झुमकी जब गायब हुई थी तो वो बस्सी के घर के सामने से गायब हुई थी। पांडे तुरंत ही बस्सी के घर पर चले जाता है, जहाँ पर कि हम बस्सी के घर में प्रेम को देख पाते हैं। वहीं बस्सी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। पांडे यहाँ पर झुमकी के बारे में बस्सी से पूछने लगता है। बस्सी यहाँ पर कहता है कि जब झुमकी यहाँ से गायब हुई थी तब वो यहाँ पर नहीं थे। मेरा नौकर तुम्हें सब कुछ बता चुका है। तभी वहाँ पर झुमकी के पिता आ जाता है। तब वो बस्सी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। वो उसे बहुत सारी गालियाँ दे रहा था। वहीं जब यहाँ पर बस्सी बोलना शुरू करता है तो झुमकी के पिता पूरी तरह से चुप हो जाता है। मालूम चलता है कि दरअसल में झुमकी जो थी वो धंधे वाली थी। वहीं झुमकी के पिता ही उसे धंधे पर लगवाया था। झुमकी अक्सर उनके घर पर आया करती थी। उनके संबंध भी शारीरिक थे, लेकिन उसने उसे गायब नहीं किया है। वहीं जब यह बात पांडे को मालूम चलता है कि झुमकी के पिता ने ही उसे धंधे पर लगवाया है तो पांडे को बहुत ही गुस्सा आता है। वो यहाँ पर झुमकी के पिता को एक झापड़ मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। बाद में पांडे के पास डीजीपी का कॉल आता है, जो कि यह कॉल बस्सी ने लगवाया था। वहीं कॉल पर पांडे से कह देता है कि तुम्हें बस्सी के घर पर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद वहां तुम कभी मत जाना। यह कहकर वो कॉल रख देता है। यहाँ पर जब पांडे घर से बाहर आ रहा होता है तभी प्रेम उनसे कहता है कि क्या तुम्हारी भी बेटी है। यह सुनकर पांडे बोलता है कि तुझे क्या करना है। जिस पर प्रेम बोलता है कि मेरे भी एक 6 साल का बेटी है जो कि गांव में रह रही है। उसे बहुत ही डर लगता है क्योंकि जमाना बहुत ही खराब हो चुका है। लेकिन पांडे उसके बातों को इग्नोर करके वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर डीजीपी उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ होता है। वहाँ पर वो बोलता है कि आज के बाद तुम बस्सी के घर पर कभी मत जाना और इन्वेस्टिगेट करने के बारे में तो बिल्कुल ही छोड़ दो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल में बस्सी की बहुत ही ऊपर तक पहुंच है और रस्तोगी जैसे डीजीपी तो उसके जेब में है। अब पाठक नाम के कांस्टेबल पांडे को बताता है कि झुमकी को हर रोज एक ही ड्राइवर जो रिक्शे वाला था वो उसे छोड़ा करता था। वो ड्राइवर यहीं पर है, हमने उसे पकड़ कर रखा हुआ है। वहीं इसका मोबाइल भी यहीं पर है। पांडे जब उसका फोन चेक करता है तो उसमें कॉलिंग हिस्ट्री में उसे प्रेम का नाम पता चलता है। यह देखकर यहाँ पर पांडे समझ जाता है कि इन सब में प्रेम का हाथ है। वो तुरंत ही यह सारी बात डीजीपी को जाकर बता देता है। अब यह सब सुनकर डीजीपी उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है, यह कहकर कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे कुछ हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम छोटेलाल कंपाउंडर और प्रेम को एक साथ बात करते हुए देख पाते हैं। वहीं यहाँ पर हम पांडे को भी देखते हैं जो कि इन पर नजर रख रहा था। अब पांडे जी और पाठक जब छत पर शराब पी रहे होते हैं तब यहाँ पर पांडे जी को नजर पड़ती है छोटेलाल कंपाउंडर पर। उन्हें याद आता है कि रामलीला के मैदान में जब उसकी बेटी का किडनैप होने वाला था तब छोटेलाल का एम्बुलेंस पहले से ही स्टार्ट था। मतलब इन सब में इसका हाथ जरूर है। इसीलिए वो लोग चुपके से कंपाउंडर को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसे पूछताछ करने लगता है। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रहा होता, लेकिन उनकी शक्ति अपनाने पर छोटेलाल उन्हें सब कुछ बता देता है। वो बोलता है कि इन सब में प्रेम का हाथ है, उसी ने सब कुछ किया था। अब अलवर के राजस्थान में हम भूपेंद्र नाम के आईपीएस को देख पाते हैं, जिन्हें दरअसल में पांडे ने यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि रस्तोगी डीजीपी तो उनके बातें सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसे आईपीएस का सहारा लेना पड़ा। वो उन्हें सारा केस समझा देता है। अब भूपेंद्र और पांडे दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, लेकिन तभी रस्तोगी जो है वो बस्सी के पास कॉल करके सब कुछ बता देता है। दरअसल में रस्तोगी को भी छोटेलाल कंपाउंडर के बारे में मालूम चल गया था कि वो किडनैप हो चुका है। इसीलिए उसने बस्सी के पास कॉल किया और बस्सी ने यहाँ हरियाणा के एक लोकल जगह पर कॉल किया, जो कि कुछ गुंडे मवाली थे जो बस्सी के लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर बस्सी ने अपने लोगों को छोटेलाल कंपाउंडर के बारे में सारी जानकारी दे देती है। जब पांडे और भूपेंद्र उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने छोटेलाल कंपाउंडर को किडनैप करके रखा था, और उन लोगों को पहुँचने से पहले ही वहाँ पर बस्सी के लोग पहुँच जाते हैं और वो कंपाउंडर को बुरी तरह से मारकर अपने साथ ले जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पर आते हैं
तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर सारी जवाबदारी पाठक की थी। जब पाठक से पूछा गया कि तुम कहाँ पर थे, तो पाठक बोलता है कि मैं खाना खाने के लिए बाहर गया था और इसी बीच बस्सी के लोगों ने कंपाउंडर को लेकर भाग गए थे। पांडे यहाँ पर पाठक को बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर भूपेंद्र पांडे से बोलता है कि हमारे पास अभी भी प्रेम है, हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। वहीं अगले ही दिन प्रेम को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। जैसे ही प्रेम यहाँ पर इंटर होता है तो वह इंटर होते ही सबसे पहले पांडे जी से माफी मांगता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो लड़की आपका है, नहीं तो मैं उसे किडनैप करने के बारे में सोचता भी नहीं। यहाँ आते ही प्रेम एक बात क्लियर कर देता है कि आपके पास आधे घंटे है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और 8 बजे मैं केबीसी शो देखता हूँ। और वो ये भी रिक्वेस्ट करता है कि तो आप मुझे कल बुला लीजिए, मैं कल सब कुछ बता दूंगा। पांडे बोलता है कि नहीं, तुझे अभी जवाब देना होगा। तो प्रेम बोलता है कि ठीक है, आधे घंटे के अंदर आप सारी पूछताछ कर लीजिए। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पांडे यहाँ प्रेम से झुमकी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो प्रेम उन्हें बताता है कि वो गायब नहीं हुए हैं, बल्कि मैंने उसे जान से मार दिया है। तब प्रेम उन्हें सब कुछ बताने लगता है। वो बोलता है कि वो झुमकी से प्यार करता था, लेकिन झुमकी कहीं न कहीं उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बस्सी के घर पर नौकर था, जबकि झुमकी का काम तो धंधे वाला था। बस्सी के घर पर तो उसका अक्सर आना जाना रहता था। एक दिन जब बस्सी घर पर नहीं था तो मैंने उसे कॉल किया और अपने घर पर बुला लिया। वहाँ मैंने उसे कुछ पैसे दिखाए, लेकिन उसने वो पैसे मेरे मुंह पर मारकर कहा कि तू एक नौकर है और तू अपनी औकात में रहे, और उसे गालियां भी देने लगी जो मुझसे सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। तो पांडे कहता है कि उसको मारने के बाद तुमने उसके ऑर्गन्स को बेच दिए, लेकिन प्रेम बोलता है कि नहीं, मैं उससे प्यार करता था, तो उसके ऑर्गन्स को भला मैं कैसे बेच सकता हूँ। उसके अलावा मैंने सभी के ऑर्गन्स बेच दिए। यहाँ अपनी सारी प्रोसेस बताते हुए प्रेम बोलता है कि सबसे पहले वो बच्चों को बुलाता है और उन्हें बुरी तरह से मारने के बाद उनके ऑर्गन्स को निकालता है। उनके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके उन्हें या तो दफना देता है या फिर नाले में छोड़ देता है। और इन सब की शुरुआत उसने कहाँ से की वो भी उसे बताता है। प्रेम बोलता है कि यह सब कुछ उसके मामा की वजह से शुरू हुआ। उसके मामा उसके साथ गंदी हरकतें करता था, इसीलिए मैंने एक दिन उसे काट डाला और बाद में उसके छोटे छोटे पीस करके उसके मांस को भी खा लिया। तब से मुझे इंसानी मांस खाने की आदत लग गई और वो इंसानी मांस के बिना रह नहीं सकता, इसीलिए हर 4-5 महीने में मुझे एक बॉडी चाहिए था और मुझे उसका मांस भी चाहिए था। प्रेम बताता है कि उसने आज तक 25 से 30 बच्चे को मार चुका है। मैं उसके मांस खाने के साथ साथ उसके ऑर्गन्स को भी बेचने लगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा पैसे भी मिलने लगे। वहीं प्रेम को वो लोग उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर प्रेम ने उन बॉडीज को दफनाया था। यहाँ उन्हें बॉडी नहीं मिल रही थी, इसलिए प्रेम खुद ही खोदने लगता है और उन्हें बताता है कि मुझे पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दफनाए थे। यह सब कुछ देखकर पुलिस वाले भी शौक हो जाते हैं कि आखिर यह सब कुछ कैसे कर सकता है। नाले से भी बहुत सारे कंकाल निकलते हैं और कई सारे बॉडी के पार्ट्स। पांडे को ऐसा लगता है कि कहीं ये दूर से आ रही है, जबकि यह सारे पांडे के पास ही के नाले से आ रहे थे। तो अब इन सब की वजह से बस्सी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस एक कमेटी बनाती है और इस कमेटी में बस्सी से पूछताछ होने वाली थी और कमेटी का प्रमुख होता है रस्तोगी। यहाँ पर हम जानते हैं कि रस्तोगी तो बस्सी का ही आदमी होता है, इसी वजह से यहाँ पर बस्सी को कुछ नहीं होता और उसे क्लीन चिट मिल चुका होता है। वहीं मीडिया के सामने रस्तोगी बोलता है कि इन सब का पीछे प्रेम का हाथ है। बस्सी तो वहाँ पर रहता भी नहीं था, इसलिए उसके पीठ पीछे प्रेम क्या कर रहा था इसे कुछ मालूम नहीं है। वहीं ये सारे न्यूज पांडे भी देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं ये सब चीज गलत लगता है, क्योंकि उसे मालूम था कि इन सब के पीछे बस्सी का जरूर हाथ है। इसलिए उसने तुरंत ही भूपेंद्र के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि वो एक बार फिर से प्रेम से मिलना चाहता है। तो अगले ही दिन पांडे प्रेम से मिलने पहुंच जाते हैं। दरअसल पांडे यहाँ पर यह जानना चाहता है कि इन सब में बस्सी का हाथ तो है, लेकिन उसे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। वहाँ पर मालूम चलता है कि प्रेम जो है वो दूसरी बार बाप बन चुका है। पांडे पूछता है कि आखिर तुम अपने परिवार को ख्याल कैसे रखते हो। तो प्रेम उन्हें बताता है कि छोटे लाल
कंपाउंडर है ना, वो टाइम टाइम पर मेरे परिवार वालों को पैसे भेजते रहता है। तो यहाँ पर पांडे बोलता है कि छोटेलाल कंपाउंडर को बस्सी के लोगों ने मार दिया है और बस्सी ने सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर दे दिया, जिस वजह से अब सिर्फ तुम अकेले ही जेल जाओगे। यह सारी बात सुनने के बाद प्रेम पांडे से सब कुछ बता देता है, जो कि हमें आगे मालूम चलेगा। अब रात होते ही पांडे तुरंत ही प्रेम के गांव जाने लगता है। जाने से पहले वो पाठक से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है और वो उसे एक लैपटॉप भी ले लेता है। अगले दिन पांडे प्रेम के घर पहुंच जाता है, जहां पर कि वो उसकी बीवी से मिलता है और उससे सदाबहार तराने वाला कैसेट मांगता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि इसी कैसेट में सारी खुफिया जानकारी थी। दरअसल में हमें मालूम चलता है कि बस्सी जब लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था तो वो उनकी वीडियो बना लिया करता था। उन्हीं में से एक कॉपी यहाँ प्रेम के पास थी और वो उसने अपनी बीवी के पास गांव भेज दिया था। लेकिन अब ये कॉपी पांडे के हाथ लग चुकी है, जिससे कि अब ये बताया जा सकता है कि बस्सी भी गुनहगार है। तो यहाँ पर पांडे उस कैसेट को लेकर गांव से लौटने लगते हैं, लेकिन उसे कोई बस नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें लौटने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। तभी वहाँ पर एक कार आता है और पांडे उसे लिफ्ट मांग लेता है। वहीं वो लोग भी उसे लिफ्ट भी दे देता है। अब कार के अंदर पांडे उनसे बातें करने लगता है। तभी उसे मालूम चलता है कि वो लोग दरअसल पांडे को ही ढूंढ रहे थे और इतना बोलकर वो लोग पांडे को बुरी तरह से जान से मार डालते हैं। यह सब कुछ उन्होंने बस्सी के उस कैसेट के लिए किया था। उन्होंने वो कैसेट को तोड़ देता है। अब दूसरे सीन में हमें मालूम चलता है कि यह सब कुछ शायद पाठक ने बताया होगा, क्योंकि पाठक अब इस पुलिस स्टेशन में एसआई बन चुका होता है। वहीं उस पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर हमें रामचरण पांडे का मिसिंग पोस्टर को देख पाते हैं। अब मूवी के अंत में हम बिश्नोई नाम के कांस्टेबल को देख पाते हैं, जिसके पास एक कुरियर आता है और उसके अंदर एक कैसेट था जिसमें लिखा हुआ था कि और भी सदाबहार तराने, मतलब कि अभी बहुत सारे राज जो है वो खुलना बाकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।